और जाके मैं डीजीपी कमरे में मारी, मैंने लात, कहाँ है डीजीपी? तो एक पुलिस वाला बोला भाई साहब मेरी नौकरी चली जाए। पिक्चर वाला सीन हकीकत बिल्कुल, में। मैं आपको आज भी मैं कह रहा हूँ कोई चैलेंज करे तो मुझे नहीं पकड़ सकता। पुलिस ने कहा कि हम तुम्हें पकड़ लेंगे, और हरबंस चूक एसपी सिटी थे। मैंने कहा तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं, मुझे पकड़ लोगे। 1.25 लाख थे, एक लड़ा, झूठ तो ना बोली, बोले झूठ ना बोली, वो झूठ बोल लिया मैंने। 3 दिशाओं को 3 गाड़ी थी, वो मेरी गाड़ी के पीछे भागी, मैं दूसरी गाड़ी से सर्किट हाउस पहुंच गया। मेरा मोबाइल उन्होंने सर्विलांस में लगा, तो मोबाइल लोकेशन मैंने चला दी नैनीताल रोड को। और आपको खाना बनाना आता है? मैं खाना बचपन में मैंने बर्तन धोए मैंने। अच्छा। इस टाइम जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं, धरने करने पड़ रहे हैं। उत्तराखंड दर्द से कहरा रहा है। सनातन धर्म यहाँ से पुकार रहा है कि इस धरती पे अन्याय अत्याचार अति हो रहा है। तो पुलिस कर क्या रही है? कानून है कहाँ? राजनेता हैं कहाँ? राजनेता भ्रष्टाचार में। सड़क की बात करूँ, स्वास्थ्य सुविधा की बात करूँ, रोजगार की बात करूँ, तो ये समस्याएं सुलझ क्यों नहीं पा रही हैं? पहाड़ पर कोई डॉक्टर नहीं, कोई अल्टा। आए दिन डोली पर आप देखते हैं महिलाओं के प्रसव पीड़ा पे मृत्यु होती है। फ्लो पॉइजन पहाड़ के नौजवानों को दिया जा रहा है कि ये इनको फ्री राशन दे दो और शराब पिला दो, ये सोए रहेंगे और हम अपना राजकाज लूटते रहेंगे। कानून की लूट करने की छूट पुलिस वालों ने भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को दे रखी है। ये शराब कैसे रुकेगी? मैं सबसे सामने उत्तराखंड के सामने आज कोई चैलेंज है, पहाड़ पूरा खोखला हो गया बहन। जिसके जय वहाँ शराब मिलने पेन मिलची वे वहाँ आदिम ज़्यादा होनी, जय वहाँ शराब नहीं मिलनी वे वहाँ आदिम लेने जाना। इस मुद्दे पर विधायक क्यों नहीं बोलते? इस मुद्दे पर सरकार क्यों नहीं बोलती? इस मुद्दे पर सांसद क्यों नहीं बोलते? तो मैंने कहा सरेंडर। पूरे पहाड़ को ऐसे अनैतिक तरीके से काटा कि सारा भूस्खलन, सारी आपदाएं पहाड़ पे इसलिए तो आ रहे हैं। लोग नदी के किनारे बसा दे रहे हैं, अब बाद में जब बह रहे हैं तो फिर कह रहे हैं राह देखी सूरी होगा नया प्रभात, धर्म जूझने जा रहा है अधर्म के साथ। और उत्तराखंड के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि उठो जागो, बहुत देर हो। इस बीजेपी तो दोषी है ही है। नमस्कार, पहलाग आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 पॉडकास्ट, और आज हमारे साथ जो खास शख्सियत मौजूद है वो शख्सियत कुछ इस प्रकार है जो जनता की समस्या को खुद की समस्या समझते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्य दर्जा मंत्री हरीश पनेरू जी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 31 पॉडकास्ट। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार, आपको प्रणाम। सर जैसे आप राजनीति से जुड़े हैं तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि राजनीति की परिभाषा क्या है? देखिए, राजनीति तो सेवा भाव से जानी जाती है। राजनीति का मतलब है कि आप जो समाज है उसकी जन समस्याओं के लिए, उसके तमाम अन्याय अत्याचार के लिए उनका नेतृत्व करके सही समय से उसका निराकरण करें। लेकिन आज के परिदृश्य में राजनीति की परिभाषा बदल गई है, और आज की राजनीति लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए इन प्रकरण से सत्ता प्राप्त करते हैं और उसके बाद उस पर भ्रष्टाचार करते हैं। ये उत्तराखंड के लिए दुखदाई है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, और उसमें जो नेता हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है। जी, तो जैसे कि आपने उत्तराखंड की बात करी, उत्तराखंड में समस्याओं की अगर बात करूं तो समस्याओं की कमी नहीं है। कई समस्याएं हैं जो जनता के लिए, और आप हमेशा जनता के सामने रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, हर समस्या में मौजूद रहते हैं। तो जो समस्याएं हैं, जैसे सड़क की बात करूं, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क की बात करूं, स्वास्थ्य सुविधा की बात करूं, रोजगार की बात करूं, तो ये समस्याएं सुलझ क्यों नहीं पा रही हैं? अब देखिए, इसमें इच्छा शक्ति नहीं है, लोगों के अंदर विजन नहीं है। जैसे मैंने कहा, आज के नेता हैं, नेता कुछ नहीं देता, जो लेता ही लेता है। तो नेताओं की परिभाषा आजकल ये होगी, जो भी बनता है एक बार, चाहे वो विधायक बने, चाहे वो मंत्री बने, चाहे वो सांसद बने, उनको जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं, जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। जबकि आप इससे पहले लोहिया जी को देखिए, नारायण दत्त तिवारी जी को देख लीजिए, गोविंद वल्लभ पंत जी को देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लीजिए, तमाम ऐसे, जॉर्ज फर्नांडिस जी को देख लीजिए, तमाम ऐसे नेता मेरे संज्ञान में हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति में जनता को समर्पित कर दिया, और उनके पास कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं है कि कोई कह नहीं सकता इन्होंने अकूत संपत्ति कमाई, अन्याय करा, भ्रष्टाचार करा। जबकि वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन पूरा, जिस तरह से हम भगवान के मंदिर में सबके लिए खुला होता है, वो लोग जब सत्ताओं पर पहुँचे, जितने मैंने नाम लिए, तो उन्होंने जनता के हर एक व्यक्ति के दुख दर्द को भाजपा कांग्रेस में नहीं देखा। उन्होंने देखा कि हम अगर किसी पद पर बैठे हैं तो उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया। जबकि आज की तारीख में उल्टा है, अगर आप भाजपा ही हो और कांग्रेस ही आपके पास चले जाए तो उसको पता चल जाए ये समस्या है, तो उल्टा आपको बंद करा देगा।
अच्छा। फंसा देगा। तो ये राजनीति की परिभाषा बन गई। इसी तरीके से पूरा उत्तराखंड राज्य में आप सड़कों की समस्या को, आप स्वास्थ्य की समस्या को, आप पानी की समस्या को, मोदी जी का हर घर नल जल योजना चली, सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। स्वास्थ्य विभाग में जो नारायण दत्त तिवारी जी ने हॉस्पिटल खोले थे वो बंदी के कागार पर, पहाड़ पर कोई डॉक्टर नहीं, कोई अल्टा, आए दिन डोली पर आप देखते हैं महिलाओं की प्रसव पीड़ा पे मृत्यु होती है। तो ये उत्तराखंड दर्द से कहरा रहा है और हिमालय डोल रहा है। आप देख रहे हैं जितने आपदाएं आ रही हैं, मुझे लगता है कि हिमालय, क्योंकि यहाँ से सनातन धर्म का उद्गम होता है। उद्गम इसलिए कह रहा हूँ कि महाभारत यहाँ लिखा गया और भगवान शिव की धरती है, पार्वती जी का मायका है, और जितने भी हमारे स्कंद पुराण से लेकर जितने भी हमारे सनातन धर्म के मान्यताएं हैं देवी देवताओं की, बद्रीनाथ धाम, विष्णु जी का देख लो अवतार, तो सारे जो है, और नौ दुर्गे में सारी माताओं के यहाँ नंदा, सुनंदा, पुन्नागिरी, धारी देवी सारी हैं। तो इन सारी शक्तियाँ, ये भी मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती में सनातन धर्म यहाँ से पुकार रहा है कि इस धरती पर अन्याय अत्याचार अति हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। फिर भी राजशाही पे जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी भी हैं, तो वो सारे उस काकस के राक्षसी माया के रूप में घिरे हुए हैं। वो जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपने बहुत सही कहा, जिन नेताओं ने जनता के हित के लिए काम किया है उनको हमेशा से याद किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। तो आपके नाम के आगे एक राज्य आंदोलनकारी शब्द लगता है, तो थोड़ा इस बारे में मैं जानना चाहूँगी। नहीं, देखिए, वो एक बहुत ख़राब समय था। ख़राब समय इसलिए कहूँगा जब माता बहनों की इज्जत लूटी गई, मुजफ्फरनगर कांड हुआ। आप जैसी तमाम हमारी बहन हैं जो आंदोलन में सड़कों पर कूदी, तमाम मातृशक्ति कूदी, तमाम कर्मचारी कूदे, एक के बल पर राज्य नहीं बना। और उसके बाद जो मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने अत्याचार किया। हम लोग, मैं ऊधम सिंह नगर जब छात्रों का नेतृत्व करता था, तो पूरा बाजार ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन हमने वहाँ भी आवाज़ को बुलंद किया, तराई जैसी जगह में, और अपनी जान की परवाह किए बगैर। कई बार हमसे कहा था कि पेट्रोल तुम अब रुद्रपुर नहीं भराओगे, हल्द्वानी काठगोदाम से ऊपर जाओ, तुम पहाड़ी हो। तो हमने वो दंड झेले हैं। लेकिन आज जब राज्य बन गया, 25 साल होने को जा रहे हैं, 25 साल में भी हमारी जो राज्य की अवधारणा थी, जो हमारे सपने थे, जो हमने सोचा था राज्य अपना बनेगा, बहन बेटियों की सुरक्षा होगी, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पहाड़ पर शिक्षा होगी, पहाड़ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, पहाड़ पर अच्छी सड़कें होंगी, पहाड़ पर अच्छा दूरसंचार की व्यवस्था होगी, उन सब चीज़ में खोखला साबित हुआ है। और इसमें कोई भी राजनेता, मैं, क्योंकि दल विशेष बीजेपी तो दोषी है ही है, लेकिन और भी जो जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं, वो भी उतनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना चाहिए, जितना नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था। जी, जैसे आपने कहा जिस समय उत्तराखंड राज्य बना तो उस समय काफ़ी आंदोलन हुए राज्य को बनाने के लिए, तो वो आंदोलन अभी आपको सफल दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अभी भी जनता परेशान है, सड़कों पर उतर आ रही है, छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं, धरने करने पड़ रहे हैं। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि हमें सही से आज़ादी मिली है? नहीं, राज्य मिला और हमको लगता था कि बहुत कुछ होगा, बहुत न्यायप्रिय बातें होंगी और बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे, हम भारत के अग्रणी राज्यों में जाने जाएंगे। नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में हम अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़े होने की कतार में थे, सबसे अच्छा राज्य बनता। लेकिन उसके बाद राज्य में रोजगार की कमी आ गई, भ्रष्टाचार अति हो गया, और तमाम जो छोटी समस्याएं हैं, जैसे आपने कहा कि समस्याओं के लिए अभी सांसद जी ने, अजय भट्ट जी ने चिट्ठी लिखी है, बिठौरिया नंबर, गली नंबर 3 नंबर 1 में बिष्टधाड़ा है, तो वहाँ बिजली के पोल हटाने के लिए हाई टेंशन लाइन उनके घरों से जा रही है। वो सारी फौजियों की परिवार हैं। अच्छा। फौजी जो है बेचारा देश की सेवा कर रहा है, रक्षा कर रहा है देश के लिए, और उनकी पत्नियां जो है आंदोलन कर रही हैं। तो इससे बड़ी शर्मिंदगी कुछ नहीं होती। आपने देखा होगा एक रिक्शे वाले जो टुक टुक होते हैं, ई रिक्शा जिसे हम बोलते हैं, हल्द्वानी में हमारे डालगनिया का एक भट्ट है और 1-2 लोग और हैं। पुलिस वाला एक जो है वो रोज़ उनको टुक टुक वालों को मारपीट करता है, उनके साथ बदतमीजी करता है। तो हमने माफ़ी मंगवाई उस पुलिस वाले से, हमने इसलिए छोड़ दिया कि नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल काम है। एक पहाड़ का नौजवान था वो, उसको नौकरी मिली तो कायदे में रहे। तो कहने का मतलब है आप रिक्शे वाले का चालान कर रहे हो, रिक्शे वाले गलत होते हैं। मैंने कहा भाई तुम सड़क के आगे जाम मत लगाओ, ये ठीक है, लेकिन आपको मारने की परमिशन कितनी दी? हाँ, कि उसको आप मार रहे हो, और एक नहीं 10 लोगों ने शिकायत की। तो ये
ये प्रदेश जो है, छोटे लोग जो हैं उनको पुलिस जो है उनको दबाने का, उनको पीटने का काम कर रही है। मैं नैनीताल पुलिस से कहना चाहता हूँ, आप इतनी दबंग हो, इतनी पुलिसिया रूप दिखा रहे हो, तो ओवरलोड पर 1000 नौजवान, आज हमारे नौजवान उनके नीचे दब के उनकी नृशंस हत्या हो रही है। तो उन ट्रक ओवरलोड को रोको। आप जो टैक्सियों से वो वसूली कर रहे हो उसको रोको, गलत स्मैक रोको। पूरे पहाड़ में आज पहाड़ की पीड़ा है, और पहाड़ में जो है घर घर शराब पहुंच गई। उस शराब पे काम करो ना। शराब क्यों 2 नंबर की पहुंच रही है? सरकार के ठेके ने, सरकार ने रोजगार खोलने के बजाय पहाड़ पर हर एक गांव में, और भारतीय जनता पार्टी के मैं विधानसभा भीमताल की बात करूं तो सारे शराब माफिया जो सरकारी गाड़ियों से और अपनी प्राइवेट गाड़ियों से घर घर गाँव शराब बेचते हैं और उससे वो पैसा कमाते हैं। यहाँ से 50 रुपये में बोतल हरियाणा की आती है, 50 रुपये में अद्धा खरीदते हैं, वहाँ जाके 200 में बेचते हैं। तो उनका रोजगार यही है। और स्लो पॉइजन पहाड़ के नौजवानों को दिया जा रहा है कि ये इनको फ्री राशन दे दो और शराब पिला दो, ये सोए रहेंगे और हम अपना राजकाज लूटते रहेंगे इस प्रदेश को। मैं कोई किसी पे एलिगेशन नहीं, ये सच्चाई मन की, एक राज्य आंदोलनकारी के नाते अपने मन की पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ। और इस दिन के लिए हमने इतनी प्रताड़ना नहीं झेली थी कि ये दिन देखना पड़ेगा। आज लगता है कि हमने क्यों बनाया ये राज्य? इसलिए बनाया था कि बहन बेटी की इज्जत लूटेगी, इसलिए बनाया कि ज्योति मेहर के हत्याकांड के लिए हमको सड़कों पर निकल कर दोषियों के खिलाफ, इसलिए राज्य बनाया कि हमने वो जितेंद्र बोरा हत्याकांड, ओखलकांड, आज 3 महीने 4 महीने हो जा रहे, उसके हत्याकांड के खुलासे के लिए हमको पुलिस बांध, इसलिए बनाया कि वो लड़का मौर्य जो वहाँ से गोलापार से मारा गया, उसकी हत्या के लिए आंदोलन। तो पुलिस कर क्या रही? कानून है कहाँ? राजनेता हैं कहाँ? राजनेता भ्रष्टाचार में सेटिंग गेटिंग के खेल में लिप्त हैं और पुलिस लूट का काम कर रही है जी। वरना लोग पुलिस से, कानून के पुलिस के खिलाफ कोई बोलने से डरता था। आज वो बेशरम है। मैं उन पुलिस वालों को, जिम्मेदार अधिकारियों का ना, जरा भी अगर उनका ज़मीर जिंदा होता, जितने एलिगेशन लगाए गए उनको पद छोड़कर यहाँ से स्वयं ट्रांसफ़र कराते, लेकिन वो कुर्सी पर जमे हुए हैं, चौड़े बने हुए हैं। कहा आप देखो डिग्री कॉलेज में खुलेआम इतनी मारपीट हुई, बच्चों का लहू बह रहा, तो ऐसा तो हमने कभी अंग्रेज का शासन नहीं देखा, ऐसे हमने हिटलर का शासन नहीं देखा, ऐसे किसी को आप भाई, वो बच्चा नौजवान था जिसका, लोगों में जोश होता है, चुनाव में वाद भी होता है, विवाद भी होता है। पुलिस क्या कर रही है? कानून क्या कर रहा है? कानून सिर्फ इतना काम कर रहा है। पुलिस की, भारतीय जनता पार्टी को लोगों को कहता है कि तुम लूट लेना, मैं खड़ा रहूँगा, वो वहाँ पहरेदार बन के, ताकि लूट में कोई रोक ना लगे, वो इस इतने का पहरा देती। बाकी कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो इसलिए बड़ा दुखदायी प्रश्न है। आज उत्तराखंड ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ से आने वाला समय पूछेगा कि फनकार कहाँ थे। यानी जब अत्याचार अन्याय से उत्तराखंड डोल रहा था तो नौजवान कहाँ थे? और ये धरती अन्याय अत्याचार से इस टाइम डोल रही है, और भगवान बार बार हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, जो हम संघर्ष करते हैं, कि आप बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और यही कारण है कि हम किसी ना किसी उनके चक्र में नहीं फंस रहे हैं और उनके द्वंद्व में नहीं फंस रहे हैं, और हम जनता की सेवा करने में अभी सफल हो पा रहे हैं। क्योंकि 20% लोग ऐसे हैं जो अभी दिन को दिन, रात को रात कह रहे हैं, वो सही और गलत को मानते हैं। तो उस जिस दिन सारे बेईमान हो जाएंगे तो हम भी फेल हो जाएंगे। सर, आपने जैसे बहुत सारे केसेस बताए, यहाँ हल्द्वानी के ही केसेस आपने बताए जिस पे अभी तक न्याय नहीं हुआ है। दोषी साफ साफ पता है दोषी कौन है, लेकिन उसके बावजूद भी न्याय, चाहे मैं वो पिथौरागढ़ की बच्ची का केस ले लूँ, या जैसे आपने ज्योति मेहर का नाम लिया, गौलापार का केस का नाम लिया, किसी में भी न्याय नहीं हो पा रहा है। वही बात करूँ, अभी आपने MBPG कॉलेज की बात करी, चुनाव पहले भी होते थे, चुनाव अभी भी होते हैं, हमसे ज़्यादा आपने देखे हैं, पर गुंडागर्दी ऐसे नहीं होती थी। और जब पुलिस प्रशासन को पता है पहले से हर बार ऐसा होता है, तो फिर भी वो लोग सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? नहीं, वो ना रेते माफियाओं से सुबह से शाम तक तो रेते की गाड़ियों में बेचारे वसूली में लगे रहते हैं। अधिकारियों से कहते हैं कि महीना कितना आया, वो 24 घंटे उनका विजन ही है। पहले ये होता था, ब्रीफिंग होती थी छात्र संघ चुनाव से पहले, CO, SSP, एडिशनल SP कोतवाल ब्रीफिंग करते थे पुलिस कर्मचारियों की, भैया दंगा होगा तो कैसे रोकना। उसमें अपना पराया नहीं देखा जाता, उसमें ये देखा जाता है ये छात्र है, ये हमारे बच्चे समान है, और कोई भी गलत करेगा तो उसको बढ़ा दिया था। हम लोगों ने हमने वो दौर देखा जब संसद में हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य के लिए पर्चे फेंके, हम लोग, हमारे तमाम मुजफ्फर कांड हुआ, तमाम जेलों में बंद रहे। हम उस टाइम के छात्रों से ज़्यादा थोड़ी वो दंगी था, लेकिन वो आपस में कानून का पालन करते थे। आज की तारीख में कानून की लूट करने की छूट
पुलिस वालों ने भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को दे रखी, और वो गुंडागर्दी करते हैं, वो कुछ गुंडे हैं, वो पूरे समाज की व्यथा को ख़राब कर रहे हैं। नहीं तो MBA PG कॉलेज में इससे पहले भी लोगों ने जनता के लिए जान दी, छात्रों के हितों के लिए दी। बहुत सारे छात्र हमारे, निर्मल पंडित हैं, महेंद्र बिष्ट हैं, और तमाम लोगों ने जिनकी जाने गई, जो हमारे उत्तराखंड के उगते हुए सूरज थे, वो उन्होंने अपना जीवन अगर दिया तो जनता शराब के खिलाफ दिया, भूमाफिया के खिलाफ दिया, उत्तराखंड की बेरोजगारी के लिए दिया। आज के छात्र नेता जिनको जिता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, या जिनको संरक्षण दे रहे हैं, उनका विजन इतना है कि बेटा बस बनो और लूट करो। उनका विजन नहीं है। तो मैं नौजवानों से आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उठो जागो नौजवानों, ऐसा उत्तराखंड की कल्पना हमने नहीं की थी। तुम ऐसे माँ बापों की औलाद नहीं हो कि सड़क के लिए अपने राज्य का नाम खराब कर दो। स्वाभिमान के साथ जियो, स्वाभिमान के साथ काम करो, और स्वाभिमान के साथ अपने माँ बाप और प्रदेश का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। लेकिन ये नहीं हो रहा है। आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जाइए, उत्तराखंड चाइना का युद्ध रहा, बांग्लादेश का युद्ध रहा, पाकिस्तान का रहा, बर्मा का रहा, जिससे भी हमने युद्ध लड़े, उस युद्ध में सबसे ज़्यादा इस देश की अगर रक्षा किसी ने करी तो उत्तराखंड के नौजवानों की करी। सबसे ज़्यादा गोदें सोनी हुई तो यहाँ की माँओं की हुई। सबसे ज़्यादा अगर हमारी बहनों का सुहाग उगड़ा तो उत्तराखंड की बहनों का सुहाग उजड़ा। लेकिन आज मैंने जैसा आपको उदाहरण बताया कि वो बेचारे आज भी देश की अकाउंटेबिलिटी में, देश की जिम्मेदारी लेने में, उत्तराखंड के लोग कहीं देश प्रेम, हमारे से कोई नहीं पूछ सकता है देश प्रेम। उत्तराखंड के लोगों से कोई ये सवाल करने का अधिकारी कि देश प्रेम क्या होता है, हमको कानून का पूरा पता है। लेकिन इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा कानून की धज्जियाँ उखाड़ी जा रही हैं। बेरोजगारों का इतना बड़ा पेपर मैंने पहले सुना था कि पेपर रेता चोर, लकड़ी चोर, पत्थर चोर, गद्दू चोर, ककड़ी चोर, लोहा चोर, जितनी चोरियां होती हैं ये सारी चोरियां मैंने सुनी थी। लेकिन मैंने पहले जीवन में, अपने 50 साल मेरे को होने जा रहे हैं, मैंने पहली बार सुना कि बचुली देवी का नामांकन पत्र चोर लिया वहाँ के विधायक के आड़ में। पहली बार मैंने सुना कि जिन बच्चों को परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, जो नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका पेपर चोरी हो गया। पहली बार ऐसा सुन रहे हैं कि घर में कहीं सोना चोरी हो जा रहा है, कि लोग जो पहाड़ में मोहने होते हैं, हमारे यहाँ मधुमक्खी पालते हैं लोग, चोरों के डर से, कई गाँव ऐसे हैं, लोगों में ऐसी दहशत है, वो मोहने के जाले में, यानी जहाँ मधुमक्खी रहती है उसको जाला कहते हैं, वहाँ अपना सोना छुपा के रख रही हैं कि कहीं मेरी नथ तो नहीं चोरी हो जाएगी। पहाड़ों में ऐसा क्राइम हो गया। पहाड़ में आज लोग जो है, तमाम नौजवान ऐसे हैं, चरस के उसमें जो है उनको बंद किया जा रहा है। चरस में बंद करो, हम इसका नशे का कभी समर्थन, अरे भाई वो शराब को भी तो बंद कर दो। चरस बोने क्यों दे रहे हो? वो चरस के लिए नौजवान के दिमाग में क्यों डाल रहे हो कि मैं चरस बेचूंगा तो पैसे कमाऊंगा? कितने ऐसे नौजवान हैं जो शराब के कारण रोज उनके शराब लीवर खराब हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है। एक आदमी ने पॉइजन पी लिया, उसको शराब पीने नहीं मिली, सुजला तिवारी में भर्ती थे। तो ऐसी कितनी कथाएं हैं, कितनी व्यथाएं हैं कि शराब कैसे रुकेगी। मैं सबसे सामने, उत्तराखंड के सामने आज कोई चैलेंज है, पहाड़ पूरा खोखला हो गया बहन। पहाड़ के अंदर शराब ऐसे घुस चुकी है। पीपल में जाओ तो शराब, बरसी में जाओ तो शराब, नामकरण में जाओ तो शराब, चलो शादी में तो शराब चलेगी चलेगी। आजकल तो पूजा वूजा में जैसे विसर्जन हो रहा है उसमें भी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। एक महिला का बयान हमारी होल करना चाहिए कि इनको जिसके जय शराब मिलने पेन मिलची वो आदिम ज़्यादा होनी, जय शराब नहीं मिलनी वो आदिम लेने जाना। तो ये कौन है इसकी जिम्मेदार? इस प्रश्न को कौन उठाएगा? इस प्रश्न को हम उठाएंगे, उत्तराखंड का नौजवान उठाएगा। लेकिन उत्तराखंड के नौजवानों को इस प्रश्न को उठाने लायक बनने ही नहीं। उससे पहले जवान खड़ा होने से, अपने पैरों पर खड़ा होने से पहले उसको स्लो पॉइजन देके शराब के गिरफ्त में डाल दिया जा रहा है ताकि वो शराब के खिलाफ कोई बोल नहीं पाले। तो मुझे लगता है कि 2027 में इस राज्य में ये मुद्दा होना चाहिए कि शराबबंदी जब गुजरात में हो सकती है, जब बिहार जैसे राज्य में हो सकती है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकती? इस मुद्दे पर कौन बोलेगा? इस मुद्दे पर विधायक क्यों नहीं बोलते? इस मुद्दे पर सरकार क्यों नहीं बोलती? इस मुद्दे पर सांसद क्यों नहीं बोलते कि पहाड़ में हम रोजगार देंगे, नशा नहीं रोजगार देंगे? इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि आप उन नेताओं के पास, चूँकि आप एक एक्टिव एंकर हैं, और ये प्रश्न आप उनसे उठाइए कि शराबबंदी के बारे में रोज़ इतनी शराब के कारण हत्याएं हो रही। मैं कितने गिनाऊँ, कितने मेरे पर डाटाज हैं कि जो शराब के कारण आए दिन महिलाओं बेघर हो रही हैं, उनको पीटा जा रहा है, बहन है, किसी के प्रसव पीड़ा हो रही है पीट के। तो ये सब इतना मार दे रहे हैं लोग क्योंकि शराब के नशे में होते हैं। तो ये एक उत्तराखंड बहुत कष्ट के दौर से चल रहा है। तो हे प्रभु, हे बोले तेरी नगरी में ये क्या हो रहा है,
ये बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बाप बेटे को नहीं समझ रहा, माँ बेटे को रिश्ता नहीं समझ रहे, भाई बहन का रिश्ता नहीं समझा जा रहा। तो भोले की धरती इस टाइम डोल रही है, और निश्चित रूप से जब शिव अपनी जटाओं से अमृत भी डालेंगे और जो ये बहरूपीय हैं जो पहाड़ में अशांति लाना चाहते हैं उनको विष देंगे, उनका खात्मा होगा। पहाड़ शांतवादियाँ हैं और शांतवादियाँ रहेंगी। हम ऐसा लगता है कि एक समय आता है, तो इस टाइम राक्षसों का समय चल रहा है। ये राक्षस रूपी कब तक हावी रहेंगे ये भगवान ही जानते हैं। हम तो प्रयास कर रहे हैं सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, प्रयास करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत राजा हरिश्चंद्र की औलाद हैं या हम ऐसा कर देते हैं। प्रयास करते हैं कि जाने अनजाने में कोई गलती ना हो और सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म के मार्ग पर चलना है। अधर्म करोगे तो सनातन जिंदा नहीं रहेगा। लोग आज कह रहे हैं सनातन धर्म की जय हो, लोकचुई लोखाम की जय हो, गुरु गोरखनाथ की जय हो, पंचनाम देवों की जय हो। मैं ये सारे आपसे कह रहा हूँ, लेकिन इनकी जब जय जभी होगी जब हम धर्म की राह देखिए, सूर्य की राह देखिए, सूर्य होगा नया प्रभात, धर्म जूझने जा रहा है अधर्म के साथ। हम इस नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यही कह सकते हैं। और उत्तराखंड के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि उठो जागो, बहुत देर हो गई है। जग जाओ रे उत्तराखंडी जग जाओ, धर्म धाद छौ लगोण जग जाओ, है नहीं है? तो धर्म धात लगा रहे हैं, जागो, उठो और अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के खातिर उत्तराखंड की जो पहचान है विश्व पटल में उत्तराखंड का नाम हो, और भारत का जो मस्तक है उत्तराखंड, उस मस्तक को लोग याद करें कि भारत कहाँ खोजते हुए आएंगे, तो वो दिन मुझे खुशी होगी। तब तो हमारा जीने का कोई फ़ायदा है, वरना अपना पेट तो कोई भी पाल लेता है। पेट का सवाल नहीं, सवाल इस बात का कि हमारे स्वाभिमान का, जो हमारी जड़ें, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे गीत हैं, जो हमारे भगनोले हैं, जो हमारी बहनी है, जो हमारी झोड़ा चांचरी है, ये जो हमारी जड़ें, ये सब जड़ें तभी मजबूत रहेंगी जब उत्तराखंड विकसित होगा, सुरक्षित होगा और नशा मुक्त होगा। बिल्कुल सर, बहुत सही कहा आपने। सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की अभी नशा देखी जा रही है। लेकिन आपने पेपर लीक की भी बात करी, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे नकल विरोधी कानून लाने के बावजूद गवर्नमेंट जो है फेल होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है नकल विरोधी कानून, कई बार क्या होता है कि कानून इस देश में और विशेष तौर से उत्तराखंड में तो ये हो रहा है कि कानून बनाया इसलिए जा रहा है ताकि उसको आसानी से तोड़ा जाए। अब तोड़ा कैसे जाएगा? जो छोटे मोटे चोर थे, यानी गद्दे चोर, काकड़ी चोर जिनको कह सकते हैं हम, या लोहा चोर, रेता चोर, वो चोर तो उनको तो उनने डरा दिया कि तुम चोरी करोगे तो सजा होगी, सजा हो जाएगी। अब उन्होंने सेट फार्मूला बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें सेटिंग गेटिंग करेंगे, 12 लाख का पेपर बेचेंगे और बाकी लोगों को डराई रखो। और इस पेपर लीक में वही हुआ। कानून इसलिए ही बना कि भारतीय जनता पार्टी को पैसा लाना था, वरना कानून में मुझे लगता है अगर आपके अंचर इच्छा शक्ति हो तो पहले से इतने कानून हैं, आप कड़ाई से पालन कर दीजिए ना। क्या इससे पहले पेपर नहीं हुए? इससे पहले परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई? इससे पहले क्या देश में कुछ होता नहीं था? इससे पहले आज तो सरकारी नौकरियां हैं ही नहीं। पहले 100% सरकारी नौकरियां होती, आज तो सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया है। लेकिन आपने पोस्ट निकाली, पेपर चोरी हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम आए, वो हाकिम का नाम बार बार क्या आता है। आप कानून क्या लाए? कानून ला के फिर क्या करा आपने? तो ये प्रश्न इसलिए है कि लोगों को, जो हमारे प्रदेश के मंत्रीगण हैं, मैं खुलेआम नाम बता रहा हूँ, लोग तो नाम लेने से डरते हैं, गणेश जोशी जी के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? इसकी कोई जांच कर रहा है? ईडी, सीआईडी, सीबीआई उनके लिए क्यों नहीं? ऐसे तीन चार मंत्री, एक मंत्री जी ने यहाँ पर जो आपने कहा कि कानून, मैं कानून का उदाहरण दे रहा हूँ, ये उसी प्रकरण से जोड़ा। एक मंत्री जी, कैबिनेट बंद मंत्री जी हमारे उत्तराखंड के अभी भी, उन्होंने माननीय न्यायालय को खुलेआम गालियाँ दी, और वो गाली मैं आपके सामने नहीं कह सकता हूँ क्योंकि आप मेरी बहन हो। उनने माँ बहन की गालियाँ दी कि हाई कोर्ट कौन होता है ऐसा कहना। कोर्ट ने भी संज्ञान नहीं लिया उस बात का, अखबारों में छपी। तो जहाँ कोर्ट को गाली दी जा रही, उस प्रदेश में आप क्या समझते हैं कि छात्रों को न्याय मिलेगा? ये अपने आप से बेमानी, अगर हम इस उम्मीद पर बैठे हैं कि हमको न्याय मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। क्रांति आएगी और मुझे लगता है कि क्रांति जनता ही लाएगी। तो इसलिए ये बेमानी है। ये जितने मंत्री बने, इनकी जो संपत्ति का मैं कह रहा हूँ, पेपर लीक कैसे हुआ, इनकी जो पत्नियाँ हैं, जो बड़े बड़े आईएएस हैं, मैं जानता हूँ, उनके नाम कहोगे तो मैं नाम भी खोल दूंगा। ये इनकी पत्नियाँ, ये खुद तो पैसा लेने में वीडियो बन जाएगा करके डरते हैं, तो इनकी पत्नियाँ जो है बैक डोर से पैसा लेती हैं।
अच्छा। और पेपर को लीक कराने हम मंत्राणियाँ जिनको बोल सकते हैं हम उत्तराखंड की मंत्राणियाँ, उत्तराखंड की संतराणियाँ और उत्तराखंड की सचिवाणी, यानी जो बड़े बड़े IAS सचिव हैं उनकी पत्नियाँ भी लेन देन के मामले में शामिल हैं। मैं आपके चैनल पर बिल्कुल दबंगई से कह रहा हूँ और इस बात को खुलेआम कर रहा हूँ और इस बात को विनम्रता पूर्वक भी कर रहा हूँ और हाथ जोड़ के भी कह रहा हूँ कि आने वाली जो तुम्हारी औलादें हैं उनके लिए ऐसा उद्देश्य छोड़ के जाओगे ताकि तुम्हारा नाम अच्छे में ले। ये नहीं कि सड़क पर जाएं तो कल को कहें नकल चोरी प्रकरण हुआ था, ये उस टाइम के चोर मुख्यमंत्री हैं जिनके टाइम में पेपर चोरी हुआ था, ये उस टाइम के संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये उस टाइम के शिक्षा मंत्री हैं, ये उस टाइम के योजना मंत्री हैं, ये उस टाइम के KCC के चेयरमैन हैं। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो? अभी लोगों का आक्रोश नहीं उठा है, नहीं तो लगाएंगे SC चेयरमैन अभी मुर्दाबादी लगी है और उनके बच्चों को कोई पहचानेगा तो वैसे पद पर रहने का क्या फ़ायदा। आप इस्तीफा दो ना, पारदर्शी तरीके CBI जांच कराओ, तो आप वो कराओगे नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाला समय ये अत्याचार कितना भी कर लें, इनकी आन औलादों को उसका जवाब देना पड़ेगा। पहाड़ में कहते हैं आमा लगती, आमा कैसे लगती है? आमा ऐसे ही लगती है जब इस टाइम पर अन्याय, अत्याचार, पेपर चोरी हो रहा है और इस टाइम पर जो भी हैं वो किसी भी दल के भी हैं, अगर वो ईमानदारी से उसमें सिर्फ अपना स्वार्थ भाव देख रहे हैं या सत्ता के डर से उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आमा लगेगी सबको। आमा पूछेगी कि जब अन्याय हो रहा था तुम क्यों नहीं बोल रहे थे, और उसका 3 पीढ़ियों तक तारण नहीं होता। जो अन्याय, आमा लगने का मतलब ये है करने वाले से ज़्यादा कराने वाला और मौन रहने वाला। धृतराष्ट्र की सभा में क्या हुआ था? धृतराष्ट्र की सभा में जितने महारथी थे, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सब खामोश रहे और उसका परिणाम ये हुआ कि कौरव रूपी सेना का अंत हुआ। ये कौरव हैं और ये शक्तिशाली अपने को ना समझें कि सारा तंत्र हमारा। 5 ही पांडव थे और भगवान श्री कृष्ण थे उनके साथ, तो उनकी विजय श्री हुई और कौरवों का खात्मा हुआ। तो ये कौरव रूपी सेना है और इनका अंत निश्चित है। और जो पांडव दल में शामिल होना चाहते हैं तो वो बोलो कि भाई ये गलत हो रहा है, वरना कौरव की, धृतराष्ट्र की सभा के मूक दर्शक योद्धा मत बनो। ये मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि ये समय बड़ा नाजुक है। इस समय के दौर में हम अपनी पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं? हम रहें ना रहें, हमारी परंपराएं, हमारी आस्थाएं, हमारे संस्कार, हमारे जो नियम कानून है वो रहने चाहिए, तभी भारत देश रहेगा। हम तो आज हैं, कल नहीं है। नारायण दत्त तिवारी जी कल तक थे, आज नहीं। आज उनकी यादें हैं। अटल जी कल तक थे, आज नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस, लोहिया, कितने हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कैसे कैसे ऐसे महापुरुष हैं। राजीव गांधी जी आज जो ये सोशल मीडिया इतना देखते हो, इसके संचार क्रांति के जनक हैं वो। तो ऐसे लोगों से कुछ काम करना है। लोगों के अंदर विजन है ही नहीं काम करने का। सुबह मंत्री जी कुर्सी बैठते हैं तो वहाँ फाइल देखते हैं, वो फाइलें 6-6 महीने से धूल फाँक रहे हैं कि कोई आए फाइल पर बात करे, कुछ कमीशन सेट करे तो मैं फाइल को पास करूँ। हमारे ओखलकांडा में, भीमताल में, इधर भटेलिया में, रामगढ़ में, धारी में कहीं एक हॉस्पिटल नहीं है जिसमें लोग अल्ट्रासाउंड करा सकें, जिसमें खून की जांच करा सकें, जिसमें जो है तमाम ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर हों। उनको कहाँ से, पहाड़ पर पलायन कैसे रुकेगा? पहाड़ पर कैसे? आदमी को 3 चीज़ की सख्त आवश्यकता होती: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और तीनों चीज़ें आप तो नहीं है। आने वाला 2027 का जो चुनाव होगा उसके बाद आप देखिए पहाड़ बड़े संकट के दौर से गुजरने वाला है। ये उत्तराखंड के नौजवान हैं, और वो कैसे गुजरा? जब परिसीमन आएगा इसमें तो पहाड़ खाली हो गए, तो जनसंख्या के आधार पर जब उत्तराखंड में परिसीमन होगा तो पहाड़ की बहुत सारी सीटें घट जाएंगी। उत्तराखंड मूल का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। जो मूल का नहीं बनेगा, जो पहाड़ की भाषा को नहीं जानेगा, पहाड़ की संस्कृति को नहीं, पहाड़ के रीति रिवाज को नहीं जानेगा। जैसे आज असीमित विकास हो रहा है, उत्तराखंड में विकास हुआ लेकिन असीमित विकास हुआ। असीमित मीन्स ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और जो है हल्द्वानी, थोड़ा बहुत, इतने ही जिलों में थोड़ा बहुत विकास हुआ। यहाँ विकास हुआ तो यहाँ जो है ये मारकाट चलती है, यहाँ शांति थोड़ी है। तो असली पहाड़ को खोजना है। पहाड़ के नाम से अगर हमने लाभ लिया है, पहाड़ी राज्य कहते हैं, तो पहाड़ों का विकास होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। ये राजनेताओं का ध्यान इस ओर है नहीं, वो भी पहाड़ में जाने में उनको डर लगता है। तो पहाड़ में चलना होता है ना, सबसे बड़ा महत्व है समय का। हम जितना, आप 1 घंटे में आप यहाँ 100 किलोमीटर घूम लेंगे, वहाँ 1 घंटे में 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा आपको। तो समय दोबारा लौट के नहीं आता। तो हमारी जीवन सारा तो हमारा मेहनत में, पानी ले जाने, घास काटने में और लकड़ी लाने में लग गया। कठिन जीवन है बड़ा। तो बेचारे विकास के बारे में, और वो भी शांत था तो वहाँ भी आपने शराब पहुँचा दी। तो ये पहाड़ का बड़ा दर्द है। जी,
जैसे आपकी राजनीतिक ज़िंदगी के बारे में तो सब लोग ने ही देखा है, आपको हमेशा जनता के बीच देखा है, आपको एक तरीके से अगर दबंग की तरह देखा है, चाहे पुलिस वालों के सामने बोले या किसी भी नेता के सामने बोले, तो आपको वैसे देखा है। तो आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है? पर्सनल लाइफ में भी आप ऐसे ही हैं? नहीं, मैंने जीवन में मेरे जो पारिवारिक जन हैं उनको भी मैं ऐसे ही रहता, वो मुझे कई बार तंज कसते हैं परिवार अच्छा। में भी कि तुम इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हो। मैं भीमताल विधानसभा में हमारे विधायक जी के 2 होटल बने, राम सिंह कड़ा जी के, उनकी पत्नी के नाम है जी, कमलेश कड़ा जी के नाम। तो मैंने उसमें एक गाना के भलो छाजी रहो भीमताल में रामदाई को होटला। तो लोगों ने मुझसे कहा कि ये गाना क्यों गाते हो तुम, क्या कल को भ्रष्टाचार, मेरे बच्चों ने खुद कहा। हमने कहा जब हमने 50 साल के जीवन अब होने जा रहे हैं, हमने अब तक भ्रष्टाचार नहीं किया, मर तो जाएंगे लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। ऐसे अकूत संपत्ति हमको नहीं चाहिए, जन सेवक के रूप में जाने जाएं हम लोग, तब है बात ना। अब पैसा कमाया, मैंने जो आपको पूरी नेताओं की कहानी बताई, भाई एक विधायक के पास कितनी नाली ज़मीन है, अगर वो मैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत उस पर नहीं पढ़ता हूँ, 2 होटल दिखाई दिए, लोगों ने मुझे कागज़ भेजे तो मैं तब बोल रहा हूँ आप पर। मेरे पे ऐसे कागज़ हैं जिन पर कई सौ एकड़ ज़मीन उनके नाम पर और है, जो उन्होंने बाद में डर के दूसरों के नाम पर ख़रीद ली। तो भाई कुछ सड़कें भी बना देते, कुछ हॉस्पिटल भी। ओखलकांडा में हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर मैंने, मेरे पास वीडियो है उसका, धन सिंह रावत जी से मैंने झगड़ के कहा कि यहाँ से अल्ट्रासाउंड लाओ, उन्होंने आदेश दिए। अब विधायक जी उसमें इसमें लगे हैं कि अब मैं पीछे रह गया तो अब मेरा नाम कैसे। उन्होंने कहा, हरीश पनेरू ने कहा, साहब वो अल्ट्रासाउंड मशीन कैसे लगाओगे। अब वो जब लगाएंगे जब उनको लगेगा कि अब हरीश पनेरू का मुद्दा ठंडा हो गया, ताकि उनको क्रेडिट लेना है। तो उनके पास विजन नहीं है। नहीं तो एक विधायक भात खाने से और घाम तापने से उसको फुर्सत नहीं। एक विधायक का काम होता है कि शासन में जाके सड़कों को स्वीकृत कराते, स्वास्थ्य विभाग के सचिव से मिलते, मंत्री से मिलते हुए खाली फर्जी फ़ोटो खिंचाते हैं, मंत्री जी से बुके देते हुए, और जो है उसके बाद कहीं से हमें 8 साल, आज 9 साल होने जा रहे हैं, 9 साल में तो कोई ऐसा काम एक नहीं दिखाई दिया। और पूरे पहाड़ को ऐसे अनैतिक तरीके से काटा कि सारा भूस्खलन, सारी आपदाएँ पहाड़ पर इसलिए तो आ रहे हैं, पहाड़ का अवैध दोहन हो रहा है। प्लानिंग से अगर पहाड़ का कटान हो तो इतनी आपदाएं नहीं आएंगी। लोग नदी के किनारे बसा दे रहे हैं, अब बाद में जब बह रहे हैं तो फिर कह रहे भाई, अरे भाई नदी, ये इतिहास गवाह है, नदी के किनारे बसोगे तो नदी का किस्सा है कि जब नदी और आग अपना स्थान लेती है, वो किसी से वो कंट्रोल रुकती नहीं होती। है। तो नदी किनारे हम बसेंगे, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोग ऐसी जगह घरों पर बनाएं कि तो नदी किनारे ना हो। पहाड़ पे आज चकबंदी कानून की आवश्यकता है। मैं आपके मुद्दा बोल गया, पहाड़ पे चकबंदी कानून क्यों नहीं लाते? पलायन उससे रुकेगा। चकबंदी कानून आ जाएगा, जो हमारे बटाईदार खेत है, एक खेत वहाँ, एक खेत वहाँ, एक खेत वहाँ। तो चकबंदी कानून का मतलब ही यही है कि एक जगह जहाँ आप रह रहे हो वो जितने कब्जे में आपके नाम पर वो ज़मीन कर दी जाएगी। चकबंदी कानून पर कोई बात नहीं कर रहा है। लोकायुक्त तो उत्तराखंड में जो तिवारी जी ने लोकायुक्त तो बनाया था यहाँ, वो लोकायुक्त का पद कब से खाली है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। पहाड़ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं एक टाइम बाद ऐसे नहीं आए कि ये डिमांड उठने लगे कि इस प्रदेश का औचित्य जो है ये नियंत्रण में नहीं है, राजनेताओं के कारण खोखली होगी, फिर से लोग कोई और डिमांड उठाने लगे। हम चाइना के नज़दीक हैं, हम तिब्बत के नज़दीक हैं, हम नेपाल के नज़दीक हैं, हम बांग्लादेश के नज़दीक हैं, हम पाकिस्तान के नज़दीक हैं। सारे हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमारे पर नज़र लगाए हुए हैं कि हिंदुस्तान को कैसे कमज़ोर करना है। तो हमारे लोग ये समझ नहीं पा रहे। भाई उत्तराखंड आंदोलन में एक नारा लगता था कि तिब्बत पास है, लोग जब आजीज आ जाते थे। तो ये भारत जो है उत्तराखंड के स्वाभिमान से जाना जाता है, तो लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि कोई हमारे देश को ललकारेगा, हमारी जान चले जाए, हम देश के खिलाफ नहीं सुन सकते। लेकिन हमको ये सुनना पड़ेगा कि ये भी सुनना पड़ेगा कि पहाड़ का नौजवान अगर बेरोजगार होगा तो वो कहीं गलत रास्ते पर ना जाए। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकारों की जिम्मेदारी है, ये सांसद की जिम्मेदारी है, विधायक की जिम्मेदारी है, उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। पहाड़ में शराब क्यों जा रहा है? पहाड़ के नौजवानों के लिए आपने अग्निवीर लिया है। तो पहाड़ जो 40 साल कर रहा था, जब तक वो परिपक्व होता है, कुछ सीखता है देश की रक्षा के लिए, तब वो रिटायर हो जाएगा। तो ये बड़ा एक चिंतन और मनन का विषय है, और इस पर मुझे लगता है कि बड़े चिंतन मनन की आवश्यकता है। हर राज्य बना ही इसलिए था कि भाई राज्य की जो मूल अवधारणा है, राज्य की जो बेरोजगारी है, राज्य का जो पलायन है, वो ठीक होगा। लेकिन वो आने के बाद हमको जब उत्तर प्रदेश में थे, हमको पर्वतीय राज्य का दर्जा, पर्वतीय विकास विभाग खुला था, तो उसमें अथा बजट आता था, सेक्रेटरी उसको मॉनिटर, अलग विभाग था, अलग प्रमुख सचिव होते थे उसके, लखनऊ में बैठते थे, वो पूरा मॉनिटर करते थे। तो आज से जो है मालपा आपदा आई, तो उस टाइम मुख्यमंत्री गए उत्तर प्रदेश के मालपा में,
मालपात्र राजनीति में, तब सारी सरकार ने सारा बजट वहाँ लगाया। तो ये उत्तर प्रदेश में हम ज़्यादा हमको बजट मिलता था। आज हमारा प्रदेश होने के बाद हमारे पास बजट नहीं है और नेताओं के लिए साफ सब कुछ है। 4 लाख एक विधायक को तनख्वाह क्यों दोगे आप? सारे टीईडी उसको 2 करोड़ और 5 करोड़ रुपए साल की क्यों दोगे? सारे भ्रष्टाचार की जड़ तो विधायक निधि है। और मैं ये कहता हूँ कि इस प्रदेश में विधायक निधि खत्म होनी चाहिए। विधायकों को अधिकार सरकार अपनी मॉनिटर करके ईमानदार अधिकारी एक आईपीएस ने देहरादून की, उसने रिटायरमेंट ले लिया नेतागिरी से। तमाम आईएएस ऐसे हैं जो बेचारे फ्रस्ट्रेशन में हैं कि इतनी बेईमानी हम नहीं कर सकते। सारे आईएएस जो हैं वो पिछले दरवाजे पे हैं जो ईमानदार हैं। वही आईएएस मलाईदार कुर्सियों पे हैं, वही एसपी है, वही डीएम है। अधिकतरों की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। जो बेईमानी करते हैं, जो सरकार को पैसा देते हैं, जो मंत्री को पैसा देते हैं, जो विधायक को पैसा देते हैं, जो सांसद को पैसा देते हैं, वही कुर्सी मलाईदार कुर्सियों पे है। सामान्य आईएएस पीसीएस जो है अच्छे पावर वाली कुर्सी पे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं ये सब पीड़ाएं आपके सामने रख रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो जो जनता की सेवा करने का जो शौक़ है, बचपन से ही है या किसी को देख के प्रेरणा मिली है? नहीं, ये बचपन से कुछ आपके अंदर कुछ मन में भी था। मैंने आईटीआई छोड़ी, मैंने बीएससी पंतनगर से छोड़ी। तब छात्र संघ का चुनाव लड़ा। नारायण दत्त तिवारी जी से प्रेरणा मिली और उनको मैंने देखा कि तिवारी जी किस रात से दिन रात किस तरह से मेहनत करते हैं। उन्होंने 50 साल राजनीति में बिताए और 50 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। तो आज 5 साल हम रहते हैं तो तमाम कोठियाँ खड़ी हो जाती। आज भी पदमपुरी चले जाओ, उनका हॉस्पिटल जो है, उस हॉस्पिटल में कुछ है नहीं, मुझे रोना आता है। तो हमारे प्रेरणादायक कई लोग हैं ऐसे। शास्त्री जी हमारे, देखो, ईमानदारी की मिसाल हैं देश में। लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने क्या, उनके किस्से बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप जानती हैं, तो ऐसे लोगों को आइकॉन हमको बनाना चाहिए। तिवारी जी ने 5 साल में हम एक घर नहीं बना पाते, उन्होंने इतना बड़ा स्कूल खड़ा कर दिया, इतना बड़ा सचिवालय, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइल कैसे चलेगी, कैसे आएगी, नियम कानून, ये सब किसने बनाई? नारायण दत्त तिवारी ने। उस बने हुए घर पर अगर रंगाई पुताई, बने हुए राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर नारायण दत्त तिवारी ने दे दिया, उसको खाली हम ठीक कर लें, उन सड़कों को, उन विद्यालयों का उच्चीकरण जो हुए उनमें टीचर दे दें, हॉस्पिटल जितने खुले उनका उनमें अच्छे डॉक्टर दे दें, तो मुझे लगता है कि आधी समस्या तो हमारी उसी से दूर हो जाएगी। लेकिन उसको हम दूर नहीं कर पाए। उधम सिंह नगर का सिटकुल है, हरिद्वार का सिटकुल है, सेलाकुई का सिटकुल है। इसमें पहाड़ के नौजवान 70% का जियो लाए थे नारायण दत्त तिवारी जी। जितने भी बच्चे आज वहाँ नौकरी कर रहे हैं तो वो 70% जियो आधार पर। अब क्या हो रहा है कि अब जब से नारायण दत्त तिवारी जी गए तब से फिर उसमें कमी आ गई। अब ये हो रहा है कि वहाँ पहाड़ के लोगों को नहीं रखना है और बाहर के राज्य के लोगों को रखा जा रहा है। अभी एक हमारी लड़की हमारे वहाँ की थी, उसके साथ कितने, वो गंगवार कोई था एचआर, उसने कितनी बदतमीजी करी। तो वो आपने देखा होगा मेरे बेटा, उसको मैंने न्याय दिलाया, उसको पक्की नौकरी लग गई। मैं कभी लड़की को उसके साथ अन्याय हुआ सामने बोली, लेकिन मैं कभी किए हुए काम को गिनाने के लिए आगे नहीं लाता हूँ। मेरे पे ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनकी उंगली कटी, जिनके साथ अन्याय हुआ, हमने उसकी लड़ाई को लड़के बेखौफ होके और भगवान की शक्ति के रूप में उसको न्याय दिला। तो ये इसमें कोई वो नहीं है। और प्रेरणा तो अपने आप हमारा आत्मा, जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें एहसास होने लगता है कि हम ये गलत जा रहे हैं। तो जो राक्षस होते हैं वो शोर बढ़ते जाते हैं और जो इंसान होते हैं जिनके अंदर भगवान का रूप होता है वो थोड़ा सा उससे बैक आते हैं और क्षमा मांगते हैं। तो हम भी ऐसे क्षमा मांगते हैं कि कभी कोई किसी से जाने अनजाने में। लेकिन मैं आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कहता हूँ, संकल्प है मेरा उत्तराखंड राज्य में। लोग कहते हैं कि यार तू, अभी मैंने कालाढूंगी विधानसभा का जो पोल वाला बताया, कालाढूंगी मैं विधानसभा की तैयारी 2027 के लिए भीमताल से कर रहा हूँ। लेकिन पूरे उधम सिंह नगर से लेकर पूरे रुद्रपुर से लेकर अभी लाल कुआं गया था। जो जहाँ बुलाता है, मुझे लगता है कि मानव ने जन्म दिया, माँ बाप ने इस लायक बनाया, कोई मुझे याद कर रहा है कि साहब मेरे साथ अन्याय हो गया, तो मुझे जाना चाहिए और मैं जाता हूँ उसमें और मज़ा आता है। शाम को नींद सर, जैसे विधानसभा 2027 की बात करी, तो 2027 के प्लान क्या क्या हैं आपके? अब वो प्लान तो मैं तो जनता के ऊपर छोड़ दिया। मैंने अपने आप को भगवान को समर्पित किया हुआ है कि हे भगवान मेरी रक्षा करना। और मेरा जो संघर्ष है और जो जनता मुझे प्यार दे रही है, मुझे लगता है कि 2027 में जब जनता का रैला आता है तो उसमें रामदाई के होटल भी रखे रह जाएंगे और जो भ्रष्टाचार हुआ वो भी रखी रह जाएगी, शराब भी रखी रह जाएगी, कुछ नहीं चलेगा। लोग इस जिज्ञासा में बैठे हैं आजकल
कि वो अधिकार उनके जिसके पास मैं जाता हूँ उसके पैर पकड़ते हैं, अरे भाई तू मेरे खिलाफ़ क्यों हो गया, तो हम तो पुरानी साथी हैं, तेरा मैं कुछ कर दूंगा, किसी कहते हैं मैं विधायक निधि दे दूंगा, तमाम प्रलोभन दिए जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब जनता का रैला आता है, जनता का आक्रोश पनपता है, तो भीमताल में वो आक्रोश वहाँ के विधायक जी के खिलाफ है और लोग उस विकल्प के रूप में आपके सेवक को देख रहे हैं। तो मुझे तो इतना ही विश्वास है। ज़्यादा प्लान तो, क्योंकि प्लान तो जिसको षड्यंत्र करने होते हैं, जिसको पाप करना होता है, जिसको अन्याय करना होता है, जिसको किसी को फंसाना होता है, वो प्लानिंग करता है। हमारी प्लानिंग तो है कि सुबह से लेकर शाम तक जनता को अपना जीवन समर्पित कर रखा है और उसी कर्तव्य पथ पर लगा हूँ। वो कर्तव्य पथ कभी रुकेगा नहीं, वो अपने स्वार्थ है, वो इसलिए मैं पहुंचना चाहता हूँ। वो भी नहीं तो मैं पहले मैंने चूज कर लिया था। कुछ मेरे साथ अपनों ने दगा किया, अपनों के निशाने पर सच्चाई बोलने का। कुछ मेरा ऐसा ये नहीं था कि मैंने कहा काम करना है। लेकिन अब लगता है कि कई बार जब जनता को आपने बहुत ज़्यादा न्याय दिलाना है तो आपको पावरफुल कुर्सी पर होना भी ज़रूरी होता है। हम लड़के बहुत सारा न्याय नहीं दिला सकते हैं, तो इसलिए विधानसभा में पहुंचने की एक लालसा है मन के अंदर जगी है कि विधानसभा में पहुंचेंगे तो उत्तराखंड के लिए कुछ अच्छा करेंगे। ये मन में ऐसे भाव आते हैं और भगवान उसमें शक्ति देता है। यही हमारी प्लानिंग है और जनता हमें लगातार प्यार दे रही, स्नेह दे रही है। और भाई लाज जाएगी तो गोविंद तुम्हारी जाएगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, उन्होंने द्रौपदी को बचा लिया। और मैं भी ये कहता हूँ कि लाज जाएगी तो उत्तराखंड की जाएगी। हरीश पनेरू का उतना कुछ जाने वाला नहीं, क्योंकि मेरे पे जाने के लिए जो जाना था, जो आना था, बहुत मेरे लिए कोई माने नहीं रखता है। ये उत्तराखंड की लाज का सवाल है, भीमताल विधानसभा की इज्जत का सवाल है, क्योंकि वहाँ लाज जा रही है, वहाँ इज्जत लूटी जा रही है, बहु बेटियाँ नीलाम हो रही हैं, वहाँ भ्रष्टाचार अन्याचार अति हो गया है। तो उसमें लाज को बचाना है तो भीमताल, वहाँ लोकचुई लोखाम है, वहाँ गुरु गोरखनाथ है, वहाँ धारी देवी का भी आशीर्वाद, वहाँ पूर्णागिरी भी है, ना माँ सुनंदा भी है, वहाँ गोलजीव महाराज भी हैं, वहाँ नीम करौली भी है, उसके बाद सारे देवी देवता भीमताल विधानसभा में हैं। तो देवताओं के उसमें किसी तैयारी, देवता जब आशीर्वाद देते हैं तो सारी जनता का दिमाग, मुझे लगता है कि उसको पलटने के लिए जनता तैयार है। वो अपना दिमाग सेट कर चुकी है कि अब की बार हरीश पनेरू को आशीर्वाद देना है, जैसा कहते हैं। अब बाकी तो प्रभु के हाथ में है, हम अपना कर्म कर रहे हैं। तो जनता की सेवा और पॉलिटिक्स के अलावा भी आपके कोई शौक है अन्य? नहीं, मेरा शौक़ तो बहन जी बिल्कुल यही है। मैं कभी जीवन में, हमने कभी दारू नहीं पी, आपको व्यक्तिगत जीवन नहीं में नहीं ऐसे शौक नहीं, कोई चीज़ जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद हो? नहीं, मैं थोड़ा बहुत पहाड़ी अपनी संस्कृति, झोड़े भगनौले जी। मैं गाने, कोई कलाकार गाता है तो। अच्छा, आप गाने भी गाते हैं? हाँ हाँ। तो कोई हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए कोई अगर गाना आप गा दें, कुछ लाइंस गा दें। फूला हजारी को फूलाते फूला देवी चरणों, तू देवी दन है जाए तुए देवी फूल चढ़, मागा पुण्यों को मैं ना तुए देवी भेंट चढ़ों, फूला हजारी को फूलाते फूला देवी चरणों। ये देवी के ऊपर नवरात्रि के है ये गाना है। और एक दूसरा गाना मेरा जो हमारे ढोंडियाल जी हैं उन्होंने गाया है। अच्छा। तेरो पहाड़ मेरे पहाड़ रहे दुखों को डेर पहाड़, तेरो पहाड़ मेरो पहाड़ रहे दुखों को डेरो पहाड़, तेरो पहाड़ मेरो पहाड़ रहे दुखों को डेरो पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ो पहाड़ बुजुर्गों ले जोड़ो पहाड़, नाना तीनों ले छोड़ो पहाड़, तेरो पहाड़ मेरो पहाड़ रहे दुखों को डेरो पहाड़, नेताओं ले चुश पहाड़ ठेकेदारों ले फोड़ पहाड़, अफसरों ले लूट पहाड़, तेरो पहाड़ मेरो पहाड़ रहे दुखों को डेरो पहाड़। ये बहुत लंबे गाने हैं। तो ये पहाड़ की पीड़ाएं जिनमें आती हैं उससे आत्मा झकझोरती है। तो मेरा शौक यही रहता है, मैं कहीं भी जाता हूँ, भागवत में जाता हूँ, गीता में जाता हूँ, भगवान श्री कृष्ण और हमारे आराध्य देव लोकचुई लोखाम गुरु गोरखनाथ इस बात की मुझे प्रेरणा देते हैं कि तुम आगे बढ़ो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम के पर लुटाए जा। इस उद्देश्य से हम आगे बढ़ते हैं और यही हमारा जीवन का उद्देश्य है, यही हमारा जीवन का मिशन है, यही हमारा लक्ष्य है कि करनी ऐसी कर चलो, करनी ऐसी कर चलो। हम जब हम आए तो हम रोए लोग हंसे,
और जब हम जाएं तो हम हंसें और लोग रोएं बिल्कुल बिल्कुल कि हमने कितना अच्छा कर्म किया था। जब हम जाएं तो आदमी जब पीड़ा में होता है, जो बिल्कुल। बुजुर्ग कहते हैं, वो कभी किसी को आशीर्वाद, अगर कोई किसी जीवन में खराब अनुभव रहा है तो मरते टाइम वो किसी को बुरा भाव नहीं रखता। वो सोचता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा अंदर से भावनात्मक पीड़ा होती है कि यार मैंने बुरा किया। तो मैंने कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनसे मेरा टकराव रहा, तो जब अंतिम में यात्रा, अंतिम जब बीमार थे उनके घरों पर जाता था तो मेरे सिर पर हाथ रखते थे, अरे नाती बहुत भल है जाल, तो बहुत अकेल बढ़ गई। तो हम जब अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव में जाएं, ये राजनेताओं के लिए कह रहा हूँ, हम जब जिंदगी के अंतिम, क्योंकि सदाई तो तुम जवान रहोगे नहीं, सदाई तुम्हारे पास सत्ता भी नहीं रहेगी, सदाई तुम विधायक सांसद भी नहीं रहोगे, मंत्री भी नहीं रहोगे, मुख्यमंत्री भी नहीं रहोगे, प्रधानमंत्री भी नहीं रहोगे। तो जब जाओगे तो सबके मन में श्रद्धा का भाव आना चाहिए, और वो श्रद्धा का भाव नहीं तो आजकल लोग नेता मरते हैं तो कहते हैं साला मर गया पापी ठीक हो, तो ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? तो श्रद्धा का भाव जगाओ, अंतिम समय में कुछ कमाई को समाज के लिए कोई छोड़ के जाओ। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए ये नहीं हो रहा है मुझे लगता है, और ये बड़ा पीड़ा का विषय है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बड़ी बात कही आपने कि हम जब अभी हैं तब हमें कौन याद करता है, कौन साथ देता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब हम इस दुनिया को अलविदा कर दे तो कौन हमें याद करता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सर आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, और जैसे आप पूर्व दर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो उस समय कैसी लाइफ थी और क्या क्या काम किए थे आपने? देखिए, मैं सलाहकार पशुपालन नारायण दत्त तिवारी जी के आशीर्वाद से बना। मैं गोलकांडा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव मैंने नॉमिनेशन किया, नारायण दत्त तिवारी जी ने मुझे मना लिया, तो नहीं तो मैं ब्लॉक प्रमुख भी बनता, क्या पता। तो उन्होंने दूसरे, दोनों एक ही पार्टी थे, शेर सिंह नौलिया जी स्वर्गीय हो गए। मैं अधौड़ा से क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना गया। हमारे परिवार के लोग भीमताल विधानसभा में डालकनिया से, मेरे दादाजी मेरे वहाँ प्रधान, उस जमाने में मालगुजारी चलती थी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था अंग्रेज़ों के शासन में, तब से ही समाज सेवा का जिन है, और वो जिन लगातार हमारे अंदर आया है। और उसी प्रेरणा से मैं रुद्रपुर छात्र संघ का चुनाव लड़ा। 10-15 साल छात्रों की राजनीति, इच्छा विधानसभा में 15 साल, उधम सिंह नगर में, शिटकुल में लगातार हम बेखौफ होके अपने, चाहे पर अपनी सरकार भी थी। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे और मैं प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री। पंतनगर में 2500 ठेकाकर्मी आंदोलित थे, और हमने, हमारी जब सरकार नहीं थी तो हमने वादा किया था कि आपको पक्का करेंगे। तो जब हमारी सरकार थी उन्होंने मुझसे कहा, पनेरू जी आप सच्चाई का उठाओ हमारी बात। तो मैं देहरादून गया तो उसमें कुछ लेटा लपीती भी होने लगी, तो मैंने अपनी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली, और उसके बाद फिर उनके लिए हरीश रावत जी ने आदेश जारी करा कि इनको पक्का किया जाए, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो हम अपनों से भी लड़ते हैं, मेरा कहने का मतलब सच्चाई कहीं हो। हमने अशोका लीलैंड में 300 कर्मचारियों को, जो किसी उत्तराखंड का कोई राजनेता नहीं, उसमें हमारे हल्द्वानी के सम्मानित विधायक सुमित हृदय जी का भी बड़ा योगदान है, जिसमें मैंने उनके कपड़े भी खोले थे कि आज यहीं इनके लिए कुछ वो करना है। तो हमने 350 लोगों को अशोका लीलैंड में पक्की नौकरी दिलाई। जो अशोका लीलैंड करी थी हम नहीं देंगे, और आज दूसरे बैच की हम हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पर प्रलोभन आए, करोड़ करोड़ रुपए ले लो कि तुम्हारी बिलिंग हो गई। हमने कहा नहीं, बच्चों को पक्का कराना है। तो कर्तव्य पथ पर जब माँ बाप आशीर्वाद देते हैं तो लालच में आदमी को नहीं डूबना चाहिए। 2 रोटी खाने को मिले, नाम बढ़िया हो, है नहीं, कुछ नहीं जाता है, साथ में कुछ नहीं जाना है। वो 2 दिना का 1.5 शेर हुआ यह दुनी में, ना तेरो ना मेर शेर हुआ यह दुनी में, है ना। तो 2 दिन की ज़िंदगी है, इसमें वो बहुत लंबा गाना है, उसको भी गाता हूँ मैं। तो 2 दिन के डेरे हैं, इसमें कुछ नहीं, कोई साथ नहीं जाता। अकेले आए थे, अकेले जाना है, तो इसलिए क्यों पाप कर रहे हो, यही कह सकते हैं। बहुत लंबा संघर्ष का इतिहास बताने में कई बार भगवान से प्रार्थना मांगते हैं, भगवान तूने, कई बार मुझे लोग समझाते हैं कि अच्छे से परीक्षा ली जाती, तो मैं यही सोचता हूँ कि जनता और भगवान और हमारे राजनेता मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, और मैं धैर्य बनाए हुए हूँ और कर्तव्य पथ पर चले हूँ। और मुझे ये कोई माने नहीं, कई बार मन में रोना आता है, पीड़ा होती है कि यार मैं इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों लाल कुआं विधानसभा जा रहा हूँ, क्यों कालाडूंगी विधानसभा जा रहा हूँ, क्यों सिटकुल जा रहा हूँ, क्यों किच्छा जा रहा हूँ, क्यों काशीपुर जा रहा हूँ, क्यों सितारगंज जा रहा हूँ, क्यों अल्मोड़ा के लोगों की बात, क्यों देवी दूरा जा रहा हूँ। तो तमाम ऐसे जीवन में क्षण आते हैं, लेकिन भगवान उसमें शक्ति देता है, बस यही, उसी में मज़ा आता है, उसी में आनंद आता है, वही जीवन का उद्देश्य है। तो सर हमारे पास कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल मेरा रहेगा, अगर आपको कल मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप पहला काम सबसे पहले क्या करेंगे?
देखिए ना तो मेरी मुख्यमंत्री की दौड़ है और ना मैं बन सकता हूँ, और मुझे अपनी औकात पता है। नहीं, अगर बना दिया जाए मैं तो। एक विधायक के लिए 30 विधायक बनने के लिए 30 सालों से मुझे तरसा दिया। तो अब वो संयोग आएगा तो पहाड़ में एक किस्से गौन का जय चला मार करने चला गौना अलग होने। तो उसके पैर बताते हैं कि आप क्या करेंगे, और मेरा संघर्ष बताता है, और वो सीढ़ी हमारे लिए बहुत एक सपना है, और उस पर हम ना पहुंच सकते हैं, ना हमारी इतनी हैसियत है। लेकिन जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठता है उसको न्यायप्रिय व्यवहार करना चाहिए, जनता के दुख दर्द के लिए उसको देवता समान है। अगर उसका नहीं वो पालन करता है तो मुझे लगता है कि उसका अंत बहुत जल्दी होता है। बिल्कुल। सर, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका फेवरेट पहाड़ी खाना क्या है और आपको खाना बनाना आता है? मैं खाना बचपन में मैंने बर्तन धोए मैंने। अच्छा। हाँ, मैं जब 10 में पढ़ता था तो छुट्टियों में लखनऊ गया था, एक प्रोफेसर थी, तो उनके घर में मैंने उनके लिए बहुत खाना बनाया, और मेरे को सारे खाने बनाने आते हैं। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट तो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन आज भी मैं अपने गांव जाता हूँ तो लकड़ी का चूल्हा ही जाके ले, मेरे गांव में आप कभी आइए लालगंडिया में, वहाँ चूल्हा जलता है, तो चूल्हे पर रोटी बनती है, सब्जी भी बनती है, और मेरे सहायक जो हैं, और खाने में भट की दाल, गौत की दाल, ये ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ, और उसका पिन आलू के वो गाबे का शाक। बहुत बढ़िया सर। तो मेरा अगला सवाल है, आपकी कोई कमजोरी, वैसे कमजोरी बताते नहीं है पर फिर भी कोई कमजोरी जो। नहीं, मेरी कमजोरी, मुझे बहुत जल्दी टेम्परामेंट मेरा हाई होता है। अच्छा। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि गलत बात को सहन नहीं कर पाता हूँ। प्यार से कोई मुझे कई बार गुमराह भी कर लेते हैं, चढ़ा लेते हैं कि अरे पनेरू अच्छा जी सर, तुम तो। आपका एक बार वो किस्सा भी देखा था जब आप रेलवे पटरी फांद के आप क्या कहते हैं सर्किट हाउस पहुंच गए थे, कुछ ऐसा था। हाँ, तो वो क्या सीन था? वो उत्तराखंड के डीजीपी का चैलेंज था कि पुलिस ने कहा कि हम तुम्हें पकड़ लेंगे, और हरबंस चौक एसपी सिटी थे। मैंने कहा तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं, मुझे पकड़ लोगे। बुधवार में 3 घंटे तक वो टहलाते रहे, और पूरी फोर्स लगा दी उन्होंने, और उन्होंने कहा, वो उन्होंने मुझसे दगा, मुझे पता था पुलिस दगा करती है, तो मैंने कहा चलो इन्हीं की बात को, बोले हम पक्का मिलाएंगे। मैंने कहा वीर जी देख लो, तुसी 1.25 लाख एक लड़ा, झूठ तो ना बोली? बोले झूठ ना बोली। वो झूठ बोल लिया मैंने। मैं कहा आप देख तू, कहना मैं गिरफ्तार कर लेंगा। मैं कहा देख लेंगे तो नहीं। मैंने कहा तोरी पूरी पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, और अभी उसको 1.5-2 साल ही हो रहे हैं उस बात को। मैंने उनको बातों में, बुधवार की बात है, वहाँ धरना, जो मेरे साथ लोग थे उनको वो, मैंने कहा भाई मैं ऐसे सो जाता हूँ, मैं नीचे दरी में बैठ के सो गया, पुलिस इधर उधर को होगी, ये तो सो गया। अब हमने घेर लिया, और मैंने एक गाड़ी इधर लगाई थी, एक उधर लगाई थी, एक 3 दिशाओं को 3 गाड़ी थी। वो मेरी गाड़ी के पीछे भागी, मैं दूसरी गाड़ी से सर्किट हाउस पहुँच गया। और सर्किट, वो मेरा मोबाइल उन्होंने सर्विलांस में लगा, तो मोबाइल लोकेशन मैंने चला दी नैनीताल रोड को। मोबाइल अपने लड़के को दिया, भाई मेरा था, तो मैंने कहा मेरा मोबाइल लेके उधर चला दो। तो जो हेड़ा खान को रोड जाती है, वो झाड़ियों में मैं नीचे घुस गया, झाड़ी, तो छत पर पुलिस वाले ऐसे पहरा दे रहे थे इधर उधर। तो जैसे ही नज़र उसकी हुई तो मैं झाड़ियों से कम आप मानो 70 फीट की दीवार होगी ऊंची, पीछे कभी आप जाइएगा, वो दीवार से कहाँ से दैविक शक्ति आई, मैं कूद के नीचे सुरक्षित बच गया, और जाके मैं डीजीपी कमरे में मारी, मैंने लात, कहाँ है डीजीपी? तो एक पुलिस वाला बोला भाई साहब मेरी नौकरी चली जाएगी, दरोगा जी, नाम नहीं बताऊंगा, उसने मेरे पैर पकड़े। तो मैंने कहा, बोला मेरे बच्चे भाई साहब वीरान हो जाएंगे। तो मैंने कहा सरेंडर। तो हमने मायावती का काफिला रोका चैलेंज करके। मतलब हम पिक्चर वाला सीन हकीकत बिल्कुल, में। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कोई चैलेंज करे तो मुझे नहीं पकड़ सकता। ये भगवान की शक्ति है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई शक्तिशाली हूँ, घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। हम सत्य के मार्ग पे, इसलिए भगवान, मैंने कहा ना भगवान मुझे शक्ति देते। नहीं तो वो डीजीपी को इतनी पुलिस थी उस टाइम के, मैं सारे आप वो वीडियो दिखा दूंगा आपको, पूरा चला था सर, हमने देखी हाँ, तो आप सब ने देखा। नहीं तो पुलिस वो चेकिंग कर रही, वहाँ पूरी ट्रैफिक जाम हो गया हल्द्वानी का, और मैं पहुँच गया वहाँ। मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ पहुँच गया। तो बाद में वो हरवंश जो है, एक दरोगा कोतवाल को गाली, तुसी अपने जो है उसको गालियाँ दे रहा था, वो आपके सामने नहीं कह सकता हूँ कि उसने इतनी गालियाँ दी उसने अपने दरोगा को कि तुसी एक लौंडे नहीं पकड़ सके। मैंने कहा मुझसे कभी चैलेंज मत करना। मैं आज भी कह रहा हूँ, जिस दिन हरीश पनेरू ये सोच लेगा कि इस आदमी के पास पहुँचना है, उसकी फोर्स सब धरी की धरी रह जाए, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर, हम अधर्म के मार्ग पर नहीं। जिस दिन हम अधर्म के मार्ग पर जाएंगे तो उस दिन जेल के सलाखों के पीछे होंगे। हमारा मार्ग बिल्कुल साफ स्वच्छ है। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, इसलिए पहुँचते भी हैं, इसलिए कोई शक्तिशाली नहीं है पुलिस। इनकी पुलिस तो धरी रह जाएगी। अभी रामगढ़ में आपने किस्सा दोबारा याद दिला दिया। मैं अभी ये जो लड़का मरा अमृतपुर अमिया का, 20 साल का लड़का, पांडे, रोहित पांडे,
वो भीमताल के एक होटल में जो बिजली के उससे करंट लगने, वो लड़का 20 साल का, उसका घर वीरान हो गया। तो वो जब बिजली करंट से मरा तो यहाँ पहले पुलिस वालों से यहाँ मैंने बचाया, भाई किसी को मारो मत, जो होटल वाले थे। तो रात को हम वहाँ बॉडी को लेके, विधायक जी भी, अब उनका कुछ था तो नहीं, सस्ती लोग लाशों के साथ राजनीति कर रहे हैं, तो हमने कहा जिसने जो इसमें दोषी है उसको ढूंढो। तो ना तो भीमताल की पुलिस ढूंढ पाई, ना विधायक के लोग ढूंढ पाए, लेकिन आपका भाई ऐसा था जिसने उस लड़के को, मेरी एलआईयू ऐसी थी कि जिस लड़के ने वो काम किया था उसको मैंने ढूंढा, और ढूंढा तो फिर लोग फिर मेरी आड़ में, अरे मैंने कहा भाई मैंने ढूंढा, पुलिस थोड़ी ढूंढ पाई, या तुम विधायक के लोग क्या कर रहे हो, तुम थोड़ी ढूंढ पाए हो। तो मेरे से वो छीनने की कोशिश कर रहे थे, फिर मैं वहीं तक ले गया, मैं छीन के नहीं, मैं वहाँ तक ले जाऊँगा। तो मैं वहाँ घटनास्थल पर ले गया, उससे 25 लाख का मुआवजा दिलवाया। तो ऐसा नहीं है, हम आप आज भी जिसको मुझे पता है क्या है, तो ये भगवान घमंड नहीं है बहनी, ये भगवान का आशीर्वाद है, और कोई सवाल। सर ये कुछ सवाल हैं जिसमें 2 ऑप्शन रखे गए हैं, आपको जल्दी जल्दी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो शुरू करते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख कहा तो जुमले हैं, झूठे हैं। राहुल गांधी नहीं सर, दोनों में से एक बस सेलेक्ट करना है जल्दी। नहीं, राहुल गांधी इज द बेटर, सच्चाई के साथ है। नारेबाजी या जनता की सेवा? नहीं, जनता की सेवा। सोशल मीडिया या जनसंपर्क? जनसंपर्क। जनता का प्यार या पार्टी का टिकट? जनता का प्यार। विकास या वादा? विकास। अडानी पर हमला या बेरोजगारी पर फोकस? बेरोजगारी पर फोकस पहले होना चाहिए। 5 साल सत्ता में या 50 साल इतिहास में? नहीं, 5 साल के सत्ता पे ज़्यादा मेरा हुआ है। अच्छा, तो सर मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि जो पार्टी बदल देते हैं, कभी किसी पार्टी में रहते हैं, कभी किसी पार्टी में रहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर। उनके बारे में ये कहूँगा कि ऐसे दल बदलुओं को अपने सत्ता के लालच में जो इधर उधर दल बदल रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, उनका समय खराब आता है। एक विचार और एक सिद्धांत के साथ चलना चाहिए। हमको पार्टी ने कितना भी हमारा उत्पीड़न किया, कह सकता हूँ मैं कहने में कभी बेबाकी के लिए जाना जाता हूँ तो उसका, लेकिन हमने कभी पार्टी कांग्रेस को नहीं छोड़ा, आज तक नहीं छोड़ा और ना छोड़ूंगा। पार्टी छुड़वा देगी तो बात अलग है। मैं कांग्रेस, हमने सिद्धांतों से की राजनीति करी। पहले होते थे कि सिद्धांत, आपकी आइडियोलॉजी खत्म होगी, आपकी विचारधारा ही चेंज होगी। अभी कुछ कह रहे हो, अभी कह रहा हूँ तू मेरी माँ समान है, मेरी देवी है, थोड़ी देर में बाहर जाके गाली दे रहा हूँ। यही तो है, यही तो उत्तराखंड की राजनीति में हुआ और यही चल रहा है इस भाजपा सरकार में। जितने वहाँ गए हुए हैं उसमें सारे मंत्री तो कांग्रेस के हैं। तो जो गए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, कोई ज़मीर नहीं है। जिस आदमी का ज़मीर जिंदा नहीं, जिसके सिद्धांत जिंदा नहीं, वो राजनीति करने लायक नहीं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतना टाइम दिया। तो हमारे साथ हरीश पनेरू जी थे, इनकी बातें आपने सुनी। धरातल पे हमेशा जनता की सेवा करते हुए इनको आपने हमेशा देखा होगा। तो ये खास बातचीत और हमारा न्यूज़ पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए न्यूज़ 31 के साथ।